नमस्कार, गार्गी क्लासेज में स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में अपन ने नारीवाद के टॉपिक पर उदारवादी नारीवादी और मार्क्सवादी नारीवादियों के बारे में चर्चा की थी। मार्क्सवादी नारीवादियों में प्रमुख रूप से दो विचारक हैं। समाजवादी जो नारीवादी हैं उनमें दो विचारक हैं, एक तो फ्रेडरिक एंजल्स आ जाएगा और दूसरा है सिला रोबाथम। उदारवादी नारीवादियों के प्रमुख विचारक हैं मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, जो अपने सिलेबस का पार्ट भी है थिंकर्स में, और जेस मील, बेटी फ्रीडन। आज अपन बात करने वाले हैं, पहले अतिवादी नारीवाद को देखते हैं। इसमें नाम से पता चल रहा है कि अतिवादी नारीवाद यानी पराकाष्ठा है, अति, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा अति हो जाती है, ये अतिवादी नारीवाद। ये मतलब जेंडर विभेद को सबसे महत्वपूर्ण विभेद मानते हैं। चलो सेक्स का विभेद तो प्राकृतिक रूप से किया गया, उसको नहीं बदला जा सकता है, लेकिन साइंस ने इस बात को भी झुठला दिया है, प्राकृतिक जो सेक्स है उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो अतिवादी नारीवाद जेंडर विभेद को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इनका मानना है कि स्त्री की खराब स्थिति के लिए पुरुष जिम्मेदार है और पुरुष को अपने शत्रु के रूप में देखा जाना चाहिए। शत्रु बना देते हैं ये पुरुषों को, पुरुष ही जिम्मेदार है जो महिलाओं की स्थिति है इसके लिए, ऐसा मानना है इनका। इस विचारधारा के प्रमुख विचारक हैं सिमोन द बोआ, इव फिगर्स, जर्मेन ग्रियर, कैट मिलेट, सुलामित फायरस्टोन, सुसम ब्राउन मिलर। नाम याद कर लीजिएगा, ये अतिवादी नारीवादी हैं। क्योंकि अतिवादी नारीवादी का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो सिमोन द बोआ तो मान लीजिए कि पहले ही थी, लेकिन ये तो और ये विचारक हैं, ये 1970 के बाद में ज़्यादा चर्चा में आए हैं, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। अतिवादी नारीवादियों यौन संबंधी स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये इनका मानना है कि पुरुष केवल यौन संबंध और अपनी जीवनचर्या को व्यतीत करने के लिए शादी विवाह जैसे सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करता है। तो ये यौन संबंधी स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं बजाय जाति, नजाति, वर्ग, राष्ट्रीयता, भाषा की तुलना में। बदलाव आ गया ना यहाँ पर। कैट मिलेट ने अपनी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में पितृसत्तात्मक प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अब सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि पितृसत्तात्मक जो सत्ता है इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो एक जागृत चेतना प्रारंभ की जानी चाहिए, इनका कहना है। जैसे ब्लैक पावर आंदोलन हुआ था कार्यगोरों का भेद मिटाने के लिए, तो ब्लैक पावर आंदोलन की तरह पितृसत्तात्मक प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए एक जागृत चेतना, उसमें क्या होएगा, जागृत चेतना में सबसे पहले महिलाओं से वार्तालाप किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि आप किस तरीके से इस द्वंद्व से निकल सकते हैं, आपके साथ में शोषण हो रहा है, उनको बताया जाएगा कि आपकी जीवन जो कुंठित जीवन जिया जा रहा है, यानी उनको जागृत किया जाएगा कि पहले तो उनको पता ही नहीं है कि हमारा शोषण भी हो रहा है क्या, क्योंकि बचपन से महिला उसी माहौल में अपनी जो एक छोटी बच्ची होती है, आप देखिए घर में लड़की लड़के से ज़्यादा समझदार होती है। छोटा लड़का भी होगा 10-12 साल का, वो भी खाना खा करके अपनी प्लेट वहीं छोड़ देता है, लेकिन महिला होती है, यदि वो 10-12 साल की लड़की है तो वो अपनी प्लेट को और उस भाई की प्लेट को भी सिंक में ही रख करके आएगी जहाँ पे बर्तन साफ़ किए जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो अपनी मम्मा को फॉलो करती है, जबकि लड़का अपने पापा को फॉलो करता है। तो इनका कहना है कि पहले तो उसे बताया जाना चाहिए कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, फिर शिक्षा के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से स्त्रियों को अपनी स्थिति का ज्ञान कराया जाना चाहिए और अंत में परिवार में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए। सुलामित फायरस्टोन, नाम भी फायरस्टोन है, सुलामित फायरस्टोन की बुक है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स में मार्क्सवादी अवधारणा के आधार पर वर्ग संघर्ष को यौन की अवधारणा से समझाने का प्रयास किया है। सुलामित फायरस्टोन, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। फायरस्टोन ने सामाजिक और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को यौन विभाजन के आधार पर विश्लेषित किया है। मार्क्स को फॉलो कर रहा है। मार्क्स का जो सिद्धांत था वो ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, तो फायरस्टोन का भी जो नारीवाद पे, अतिवादी नारीवाद पे जो सिद्धांत दिया है वो ऐतिहासिक प्रक्रिया पर आधारित है और यौन विभाजन के आधार पर इसको समझाने का प्रयास करता है। सुसम ब्राउन मिलर, अगेंस्ट आवर विल, 1975 इसकी बुक है। इसने महिलाओं को समलैंगिक के ब्रह्मचारी बन जाने की राय दी। ने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के साथ में रहना ही नहीं चाहिए,
या तो उन्हें समलैंगिक बन जाना चाहिए या फिर उन्हें ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए। विवाह नहीं करना चाहिए या पुरुषों के साथ में नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं उत्तर आधुनिकतावादी नारीवाद। ये नारीवादी विचारक पुरुष को शत्रु न मानकर उनके साथ समानता के व्यवहार की बात करते हैं। बदलाव आ गया है यहाँ पर। अतिवादी नारीवादी शत्रु मानते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आता है। जब कंप्यूटर के आविष्कार के बाद में 20-30 साल गुजर चुके हैं, सन 2000 आ चुकी है, तो 21वीं सदी में ये शत्रु नहीं मानती हैं महिलाएं और समानता के व्यवहार की बात करती हैं कि निजी क्षेत्र में आप भी मेरा सहयोग करें, घरेलू कामकाज उनमें आप भी मेरा सहयोग करें, मैं भी आपका सहयोग करेंगे, और बाहर जो सार्वजनिक कार्य है वो भी साझा तरीके से निपटाए जाएंगे। क्या लिस्ट बनानी है, क्या सामान आना चाहिए, कैसा घर लेना है, क्या चीज़ बाहर से खरीदनी है, क्या नहीं खरीदनी है, किस तरीके से बजट बनाना है, किस तरीके से नहीं बनाना है, ये बैठ कर के दोनों सुलझाएंगे। ये है यहाँ पर इसका मतलब। तो शत्रु न मानकर उनके साथ समानता के व्यवहार की बात करते हैं। कुछ नारीवादी विचारकों ने स्त्रियों की परंपरागत भूमिका को भी नैतिक दृष्टि से सही बताया है। जहाँ पहले बात की थी इन्होंने पुरुष को शत्रु मानने की, विवाह न करने की अतिवादी नारीवादियों ने, समलैंगिक विवाह करने की या फिर ब्रह्मचारी बन जाने की, वो उनमें से ही कुछ नारीवादी विचारक मानते हैं कि नहीं, जो व्यवस्था प्रकृति ने बनाई है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, नैतिक दृष्टि से गलत होगा, तो परंपरागत भूमिका को भी वो सही बताते हैं। प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी नारीवादी विचारक हैं, एक तो बेटी फ्रीडन आ जाएगी, ग्रियर, विल किमलिका, सुसन ओकिन, कैथरीन मैकिनन, कैरोल पैटमैन, गिल्लिगन, ये प्रमुख उत्तर आधुनिक नारीवादी विचारक हैं। ऐसे नारीवादी विचारक जो राजनीतिक सिद्धांतों को नारी हित में पुनर्परिभाषित करने पर बल देते हैं। ऐसे नारीवादी विचारक हैं जो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, उदारवाद, समाजवाद ये पुरुष की दृष्टि से, पुरुष मानसिकता की दृष्टि से स्थापित किए गए हैं, बनाए गए हैं, तो महिलाओं की दृष्टि से इन्हें बनाया जाना चाहिए और इनको वापस इन सिद्धांत पर अमल किया जाना चाहिए। ऐसे प्रमुख विचारक हैं आइरिस यंग, मार्था नुसबम, सुसन ओक, गायत्री चक्रवर्ती, ये भारत की हैं। तो ये नारीवाद के ऊपर डिस्कस था। ये नारीवाद कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। आगे अपने इस यूनिट में 2 टॉपिक बच रहे हैं, बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकतावाद, जिनको अपन कवर करेंगे। थैंक्स। उसके बाद में मैं पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाली यूनिट, जो 4th यूनिट अपनी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, वो अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसकी वीडियोज़ बहुत कम है। यहाँ पर आपको थॉट के वीडियोज़ बहुत मिल जाएंगे, समानता स्वतंत्रता की वीडियोज़ यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण के वीडियोज़ बहुत कम बनेंगे और मटेरियल उनका इतना स्टैंडर्ड मुझे लगा नहीं। हो सकता है 1-2 कुछ हो कोई तो जिसमें अच्छे से बताया गया हो। बाकी मैंने जो कंटेंट दिया है, ये कंटेंट इस तरीके से दिया है, बहुत इजी बना करके, और आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ कि आप बुक्स को पढ़िए। बुक्स पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, आपकी अप्रोच बनेगी चीज़ को समझने की। तो मेरा मोटो यही रहता है कि आप बुक्स पढ़ने की आपकी अप्रोच डेवलप हो। थैंक्स।